Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे 4 अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नाम देख पा रहे होंगे। नागरहोल नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क, तीसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और चौथा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन चारों प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कावेरी बेसिन के अंदर में स्थित हैं, वो आपने बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी चारों के चारों यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने कल दिन भर में ऐसे हज़ारों आर्टिकल्स देख लिए होंगे जो कि इंडियन मीडिया बाद में डिस्कस कर रहा है, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया ने इस आर्टिकल को कवर कर दिया। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये थोड़ा सा चिंताजनक भी है। देश का सबसे बड़ा डेटा लीक हुआ है, लगभग 81 करोड़ भारतीयों का जो प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर खतरे में है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर देख रहे हो आप, 81 करोड़, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम इसको अपने पॉपुलेशन से लगाएं तो आज हमारी जनसंख्या 140 से 145 करोड़ के बीच में है। तो आप ये कह सकते हो 140-145 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ 81 करोड़ जो लोग हैं उनका जो ये पर्सनल डेटा है वो आज के समय पर लीक हुआ है। सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में आज आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इवन द हिंदू ने भी इसको कवर कर रखा है। मेंशन किया है यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म इंडिकेट्स अ डेटा ब्रीच सोर्स फ्रॉम आईसीएमआर। कहोगे यूएस का क्या रोल है? भाई देखो, सबसे प्रॉब्लम वाली और सबसे दुख वाली बात यह है, हमारा इतना बड़ा डेटा लीक हुआ लेकिन ये हमें नहीं पता चला, हमें बाहर से पता चला है। तो यूएस की ही एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने यहाँ पर इस सारा का सारा जो डिटेलिंग सब हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया से इतना डेटा लीक हुआ है। तो चलो अब डिटेल समझते हैं आखिरकार ये लीक हुआ कहाँ से, कौन से मंत्रालय से लीक हुआ है और इससे क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया के पूरे इतिहास में अभी तक का ये सबसे बड़ा डेटा ब्रीच होने वाला है, और क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर में डेटा लीक होता हुआ हमको नज़र आया। साथ ही साथ में ये जो लीक है ये न्यूज़ में तब देखने को मिला जब एक हैकर, जिसकी ID PWN0001 करके यहाँ पर एक ID है, उसने यहाँ पर इसके बारे में एडवर्टीज़मेंट किया डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट के सारे गलत काम वहीं पर हो रहे हैं। ठीक है, अब डार्क वेब के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो एक पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो बन सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे हमारे लिए इतना समझना काफ़ी होगा, वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारा का सारा जो चोरी किया हुआ इन्फॉर्मेशन है ये डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। और पता है इसकी यहाँ पर मांग की गई है कि भाई 81 करोड़ लोगों का, भारतीय लोगों का यहाँ पर जो ये पूरा डेटा है, ये जो कंपनी है ये 80,000 रुपये में बेचने को तैयार है। जो वो हैकर है वो $80,000, सॉरी रुपये बोल रहा हूँ, $80,000 में यहाँ पर बेचने के लिए तैयार है। तो आप इमेजिन करो, मतलब कितना ज़्यादा आज के समय पर जो सिनेरियो है वो ख़राब हो चुका है, जैसे जैसे जो डिजिटाइजेशन है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा ब्रीच है दोस्तों, ये डेटा ब्रीच सबसे पहले जो यहाँ पे यूएस की एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया। इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि ये जो सारा का सारा डेटा है वो कहीं ना कहीं आज के समय पर डार्क वेब पर बिकने को भी तैयार है। $80,000 की यहाँ पर मांग की गई है।
ठीक है। और इस डेटा के अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसको थोड़ा सा वेट करो। अब इसमें जैसे हमारा जो आधार कार्ड है ना दोस्तों, वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में जो पासपोर्ट का डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। तो आधार कार्ड, पासपोर्ट डेटा, ऐसे और भी बेसिक डेटाज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके आधार कार्ड के अंदर में कुछ सारी डिटेल्स हैं, नेम है, फ़ोन नंबर हैं, टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस हैं। ये सारा का सारा डेटा मिलियंस ऑफ इंडियंस का आज के समय पर खतरे में हमको नज़र आता है। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि डेटा रिलीज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से चोरी किया गया। तो बोला यह जा रहा है कि ये डेटा सारा चोरी हुआ है ICMR से, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कहीं ना कहीं फरवरी से बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। जो बॉडी है इसने फरवरी से बहुत सारे साइबर अटैक को कहीं ना कहीं फेस किया है, या साइबर अटैक की कोशिशें की जा रही थी, उससे यहाँ पर ये लड़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ICMR से ही ये सारा का सारा डेटा निकाला गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ICMR के पास में इतना डेटा इतने सारे इंडियंस का आया कहाँ से? कोविड टेस्टिंग से। ठीक है। अभी कोविड-19 जब फैला था तो आपको पता होगा हर दिन ICMR न्यूज़ में रहता था, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टेस्टिंग भी करवाई है कोविड की। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग करवाई है, उसके लिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, अपना आधार कार्ड वगैरह दिया हुआ है। तो वो सारा का सारा डेटा ICMR के पास में स्टोर था, और यहीं पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कुछ हैकिंग वगैरह करके यहाँ से सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी किया गया है। वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि ICMR ने सारा डेटा एक जगह नहीं रखा था, इसको अलग अलग जगह पर बांट रखा था। बट फिर भी यहाँ पर ये इशू आ रहा है, ये मैटर अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट दिया नहीं है, बट जल्दी इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठने वाला है। आप ये लगा लो कि जो ये रिसिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, यानी US की जो फर्म के ये रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये भी डिस्कवर करके बताया कि जो भारतीय लोगों का ये 81 करोड़ लोगों का जो ये डेटा है ना दोस्तों, इसको डार्क वेब के ऊपर में 1000 फाइल्स के अंदर स्टोर करके रखा है। सॉरी 1000 बोला हूँ, 1 लाख फाइल्स। 1 लाख फाइल्स में ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स आज के समय पर स्टोर करके रखी गई हैं, और वो बेचने को तैयार हैं कि हम बेच देंगे जो यहाँ पर अच्छा अमाउंट देगा। ऐसे ही तो होता है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर जो कंपनीज़ के पास में जाता है, वो कंपनियाँ पैसा लेकर वो डेटा बेच देती हैं थर्ड कंपनी को। फिर वो थर्ड कंपनी आपको वगैरह वगैरह कॉल करती रहेंगी, ये ले लो वो ले लो, इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट्स है वो यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर आपको कुछ अभी भी देखने को मिलेगा। सवाल यह है, क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। और ये दुखद बात भी है, पहली बार नहीं हुआ है। ये दुखद बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले जब हमने ये इंसिडेंसेस फेस किए तो भी हमारे पास में इतना हाई प्रोटेक्शन नहीं आ पाया कि हम अब बच सकें। ये पहली बार नहीं था दोस्तों जो डेटा ब्रीच हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर जून के महीने में सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था इस डेटा ब्रीच के ऊपर में। यहाँ पे बोला जा रहा था जो VVIPs हैं उनका कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, है ना, वो वैक्सीनेटेड सिटीजन्स होंगे, उनके पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पर पहले कुछ लीक हुए थे। जो कोविन वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग रजिस्टर करवाते हो, आपको याद होगा आपने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवाया होगा कोविन वेबसाइट पर, वहाँ से भी कुछ डेटा यहाँ पे लीक हुआ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये पहली बार नहीं था, और ये प्रॉब्लम वाली बात भी क्योंकि पहली बार नहीं था फिर भी हम यहाँ पर सुधार नहीं कर पाए, और इस वजह से क्योंकि हमने उस समय पर सुधार नहीं किया तो आज एक बहुत बड़ा जो अटैक है वो यहाँ पर हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो अभी भी ये जो लीक का मेन एपिसेंटर है कि मेन कारण क्या है, कहाँ से सारा डेटा लीक हुआ है, वो भी अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेलिंग्स में नहीं बताया गया है, वो भी हमारे सामने कुछ ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाएगा, CBI को केस दिया जाएगा, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सब चीज़ हुई कैसे है। देन उसके बाद में हमको पता चल सकेगा कि आखिरकार इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था। आई होप आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, ये न्यूज़ है, वो यहाँ पर समझ में आ चुकी है। और कल भी हम लोगों ने कुछ इसी प्रकार का आर्टिकल डिस्कस किया था कि आजकल जो सिम स्वैप फ्रॉड हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ होती हैं दोस्तों, ये अवेयरनेस के लिए भी होती हैं। आपने यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि हमारा आज के समय का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपका फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फ़ोन नंबर से सारी चीज़ें लिंक हुई हुई हैं। आपका फ़ोन नंबर अगर गया कहीं पर और उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो समझ लेना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने यहाँ पर तुरंत एक्शन लेना है। वो एक्शन कैसे ले सकते हो, कल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, याद होगा। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आज के दिन, आज वेडनेसडे है, तो आज के दिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी, साथ ही साथ में यहाँ पे बांग्लादेश की ये जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये दोनों मिलकर एक रेल लिंक का उद्घाटन करने वाले हैं।
और वो जो रेल लिंक है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रेल लिंक जुड़ती है अखौरा से अगरतला तक। अखौरा जो कि बांग्लादेश में है और अगरतला जो कि बेसिकली त्रिपुरा में है। तो बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्ट किया जा रहा है, या फिर कह सकते हो बांग्लादेश को स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के साथ में यहाँ पर जोड़ा जा रहा है एक रेलवे लिंक के माध्यम से। तो ये अभी तक का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मूव है, जहाँ पे बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये दोनों आपस में री एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक रेल कनेक्टिविटी को, और ये काम त्रिपुरा से होता हुआ नजर आएगा। लगभग दोस्तों इसमें बहुत समय लग गया, 7.5 साल के बाद में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मामला है वो वापस से स्टार्ट किया गया है। और ये जो बहुत समय से वेट किया जा रहा था कि अखौरा से अगरतला तक यहाँ पर पूरी रेलवे चलाई जाए, ट्रेन चलाई जाए, तो फाइनली यहाँ पर ये जो उद्घाटन है ये आज किया जाने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया अभी सुबह 11 बजे के आसपास। नाउ ये जो रेल लिंक है दोस्तों, इसको ना हम थोड़ा से वाइडर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इससे भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारी और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब बांग्लादेश के साथ में कनेक्टिविटी करके हम करेंगे क्या भाई? जब ट्रेन चलेगी एक दूसरे के कंट्री के अंदर में, तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार हम क्या करते हैं भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी व्यापार होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे तो चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गया, कंस्ट्रक्शन आइटम्स हो गया, आयरन, स्टील, कंज्यूमर आइटम्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सबको तो हटाओ साइड में, पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव होंगे। इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग साथ में आके इकट्ठे होंगे, इनके रिलेशंस यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे रेलवे लिंक के लिए कह सकते हो कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। लगभग 392.52 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी बूस्ट है ये और ज़्यादा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इससे हम लोग यानी इंडिया के जो बाकी लोग हैं ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक बड़ी आराम से पहुंच सकेंगे। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अभी अगर ये उद्घाटन होता है, इसके बाद एक छोटा सा लिंक और बनेगा, वो भी लिंक बना दिया जाए, तो इससे सीधा हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया आराम से पहुँच सकते हैं। कैसे? आओ मैं आपको कुछ मैप्स दिखाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला मैप देखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। एक सेकंड को कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा मैच हो रहा है। यहाँ पर ये रहा बांग्लादेश और इधर यहाँ पर है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये त्रिपुरा का अगरतला हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। बांग्लादेश के अंदर में अखौरा यहाँ पे हो गया, तो अखौरा से अगरतला तक यहाँ पर इस प्रकार से जो ट्रेन है वो चलाई गई है। मैं आपको ये वाला मैप दिखा देता हूँ, सॉरी ये वाला मैप, ये बढ़िया से क्लियर करेगा। ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया त्रिपुरा, इसको हमने जूम कर दिया, ठीक है। अखौरा से त्रिपुरा तक यहाँ पर ये जो है इस तरीके से लिंक बना दिया गया है। तो अगर ट्रेन से जाना चाहो बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो आराम से पहुँच जाओगे, यहाँ से बांग्लादेश तो भी पहुँचाया जा सकेगा। लेकिन अभी पता है हम तैयारी थोड़ी बड़ी कर रहे हैं। बड़ी ये कर रहे हैं कि अभी तो ये छोटा सा रेल लिंक है, बाकी आगे हमारा फोकस है कि हम क्या करेंगे कि इसी रेल लिंक को और एक्सपैंड कर देंगे। मान लो यहाँ से अभी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है रेल लिंक, बाकी हम कोलकाता से यहाँ तक भी एक ट्रेन पटरी बना सकते हैं, ठीक है। इतना रेल लिंक और बना सकते हैं, और इतना रेल लिंक बना देंगे तो सीधा यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया के इस वाले पर्टिकुलर रीजन से भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। अभी जो हमारी कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, वो बस का एक छोटा सा रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा रास्ता, ये पतला सा रास्ता दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के माध्यम से भारत पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में अपना लिंक बनाकर रखता है। बट यहाँ से ये रेल लिंक बन जाएगा तो ये देख पाओगे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में एक और कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे समय भी कम लगेगा। कैसे? अभी यहाँ पे अगर आपको सपोज़ कहीं से जाना है ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये पूरा रीजन ऊपर कहीं ना कहीं जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस पूरे एरिया को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ये डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, थोड़ा लंबा रूट पड़ जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इधर सीधा सीधा यहाँ पे आपका ट्रेन जाना है। आप इधर वेस्ट बंगाल से कोलकाता से सीधा यहाँ पे त्रिपुरा तक की ट्रेन पकड़ सकते हो। ऊपर यहाँ पे बाका आपका नॉर्थ ईस्ट का सफ़र आराम से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा रेल लिंक है, जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये अखौरा अगरतला जो रेल लिंक है ये कौन से दो कंट्री के बीच में है? यह है इंडिया और साथ ही साथ में बांग्लादेश। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो चुका है। आगे इन फ्यूचर क्या हमारा एक और सोल्यूशन है वो भी मैंने आपको बताया। ये थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जिसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख सकते हो, कोई यहाँ पर रटने वाली या याद रखने वाली इतनी खास चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। आगे आते हैं।
ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी हम लोग अपने वीडियोस को अभी आप ये देख रहे हो ना, ये वीडियो के अंदर है बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड डेटा, और वो सारा बैकग्राउंड डेटा आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि न्यूज़पेपर के नोट्स आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारा डिटेलिंग्स यहाँ पे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती है। वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म की होती है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, चाहो तो कोई बात नहीं, ग्रुप में पड़ा रहेगा, आप डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। आप ग्रुप से मल्टीपल टाइम्स उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो दोस्तों फ़ी पेमेंट है वो यहाँ पर बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ग्रुप ज्वाइन करना है तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना और यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई भी मैसेज कर देना। आपको वहाँ से पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि हाँ मुझे एग्जैक्टली किस तरीके से इस ग्रुप से फ़ायदा हो सकता है। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जो है अपना ये इन्वेस्टमेंट आपने करना है। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जैसा डेली बेसिस पे होता है। साथ ही साथ में आप लोग चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13.9K फॉलोवर्स हो चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो वापस से ट्रैक पर आते हैं और यहाँ पे आता है हमारा पास में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री। तो आज है दोस्तों 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या होता है, 1 नवंबर को यहाँ पे हम लोग कर्नाटका फॉर्मेशन डे को मनाते हैं। कर्नाटका फॉर्मेशन डे ध्यान रखना, यानी कर्नाटका जब ये पूरा राज्य तैयार हुआ, पूरा राज्य बना, उसके पहले कर्नाटका नाम भी नहीं था, कर्नाटका तो बाद में नाम रखा गया है। तो उसके नाम के पीछे का भी थोड़ा इतिहास दिया गया है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 1 नवंबर कर्नाटका के लिए बहुत खास होता है। खास इसलिए भी होता है क्योंकि हर साल 1 नवंबर को कर्नाटका अपना राज्योत्सव अवार्ड देता है। ठीक है, तो इस बार का यानी 68 राज्योत्सव अवार्ड कर्नाटका का किसको दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 75 ईयर के यहाँ पर एक पर्सन है, 75 साल के एक आदमी है जिनका नाम है हुचमा बसप्पा चौधरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 68वें पर्सन बने हैं जिनको कर्नाटका का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी राज्योत्सव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आज के दिन। ठीक है, तो अच्छा इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्सन है ना ये कोपल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पहली चीज़ तो रहते नहीं, रहती हैं, ये विमेन हैं। और दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। इनके पास में एक ज़मीन 2 एकड़ की ज़मीन जिसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है, इन्होंने सारी ज़मीन डोनेट कर दी ताकि उस ज़मीन के ऊपर में सरकारी स्कूल बनाया जा सके, बच्चों का जो भविष्य है उसको यहाँ पे उज्जवल बनाया जा सके। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर बोला जाता है कि इतना ही नहीं, इनको यहाँ पर यह अवार्ड इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया। पिछले 10 सालों में या पिछले 10 से 20 सालों में लगभग 1000 जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, ठीक है, जिनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उन विक्टिम्स को यहाँ पर इन्होंने बचाने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं कि जो ये लिस्ट होती है ना, जिस लिस्ट के अंदर में डिसाइड किया जाता है कि किसको ये अवार्ड देना है, इस लिस्ट में कई बड़े बड़े पर्सन थे। गोल्फर अदिति अशोक, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वी गोपाल गौड़ा, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रोमिनेंट फेस फिगर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो इस लिस्ट में प्रेजेंट हैं। बट इनमें से यहाँ पर कह सकते हो ये जो कमेटी इन्होंने ये सारे नाम इनके लिस्ट में रखे थे, इनमें से यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है। तो कर्नाटका अगर हम लोग बात करेंगे तो इस बार 1 नवंबर, जैसा आज 1 नवंबर है 2023 में, तो कर्नाटका का 68 स्टेट फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है। 68वां यहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन डे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कर्नाटका का जो नाम है पहले वो मैसूर हुआ करता था, आपको पता होगा। बाद में ये नाम चेंज करके कर्नाटका किया गया। कब किया गया ये सब कुछ यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन कर्नाटका बना कैसे, कर्नाटका का फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्या था दोस्तों, इसके लिए ना एक मूवमेंट चला था, कर्नाटका एकीकरण मूवमेंट। 10 साल तक प्रोटेस्ट होते चले गए, लगातार प्रोटेस्ट चले और प्रोटेस्ट करते करते यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी कन्नडा स्पीकिंग रीजन्स थे जो कन्नडा बोलते हैं, मैसूर प्रिंसली स्टेट के बाहर जितने भी कन्नडा स्पीकिंग स्टेट्स थे सबको यहाँ पर साथ में लेकर आया गया, यूनिफाई किया गया। साथ में लाने के बाद में एक राज्य बनाया गया 1 नवंबर 1956 को।
तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर ये जो कर्नाटका है वो यहाँ पर बन जाता है। लेकिन उस समय पर उसका नाम कर्नाटका नहीं था, मैसूर था। ठीक है। बाद में दोस्तों 17 साल बाद 17 ईयर्स बाद यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट के थ्रू 21 अगस्त 1973 को। उस रेजोल्यूशन के तहत यहाँ पर जो ये नेम है कर्नाटका का वो चेंज करने के लिए बोला गया। ठीक है। और चेंज करके मैसूर से सीधा कर्नाटका कर दिया गया, ये आपने ध्यान में रखना है। कर्नाटका जिसकी चर्चा कह सकते हो काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पर हुई है। अगर हम लोग अपना इतिहास देखें तो वहाँ से ये जो नाम है वो उठाया है। प्लस जो कन्नड़ा बोलने वाले पर्सन है, क्योंकि ये देखो आपको पता है कर्नाटका के अंदर में जो लोग हैं वो कन्नड़ा बोलते हैं, तो कन्नड़ा कर्नाटका इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जो कॉमन चीज़ है वो भी यहाँ पर मेंटेन हो जाती है। साथ ही साथ में अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारा कर्नाटका का रेफरेंस है दोस्तों वो हमारे संस्कृत महाभारत के अंदर भी किया गया है। 6th सेंचुरी BC के अंदर में अगर आप देखोगे तो कई सारी जगह पर कर्नाटका को रेफ़र किया गया है। फॉर एग्जांपल कर्नाटहा नाम दिया गया है यहाँ पर, तो काफ़ी सारी जगह पर सभा पर्वा में कर्नाटहा नाम दिया गया है। भीष्म पर्वा के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे तो वो है कर्नाटका। तो ये जो नाम है ये ऑलरेडी हमारे जो संस्कृत महाभारत है उसके अंदर में रेफ़र किए गए हैं, वहाँ से यहाँ पर लिया गया ये नाम कर्नाटका। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ी बेसिक चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज़रूर जान लेते हैं, एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कर्नाटका डे 2023, इसके बारे में तो आप बेसिक चीज़ें जान ही चुके हो। कर्नाटका डे को भी हम लोग कर्नाटका राज्योत्सव भी बोलते हैं। ये हर साल 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटका राज्योत्सव या कर्नाटका स्टेटहुड डे, कुछ भी आप इन दोनों में से कह सकते हो। तो कर्नाटका राज्य का जो बर्थ है वो होता है 1956 में, जैसे मैंने आपको बताया। पहले कई सारे जो रीजन्स हैं उन सबको साथ में लेकर आया और साथ में लेकर यूनिफाई करने के बाद में जो कर्नाटका है वो बनता है। ठीक है, कर्नाटका राज्योत्सव है क्या दोस्तों, पहले ये भी बात कर लेते हैं। कर्नाटका राज्योत्सव मतलब साल में आने वाला एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आज ना कर्नाटका में पब्लिक हॉलीडे होगा, हर साल 1 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे यहाँ पर मनाया जाता है कर्नाटका के अंदर में। ये जो दिन है ये याद दिलाता है कि किस तरीके से जो कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स थे, जो टुकड़े टुकड़े रीजन्स थे सारे के सारे, कन्नड़ा बोलने वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे, सबको 1956 में साथ में लेकर आया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, और लाने के बाद में इसको पूरा एक कंप्लीट राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इस दिन यानी कि आज के दिन क्या होगा, पूरा ये जो राज्योत्सव अवार्ड है, कर्नाटका स्टेटहुड डे है, ये पूरा का पूरा सेलिब्रेट किया जाने वाला है। फेस्टिविटीज़ होने वाले हैं, कुछ फेस्टिवल्स के तौर पर देखने को मिलेंगे, ऑर्केस्ट्राज हो जाएंगे, है ना, कन्नड़ा बुक रिलीज़ होंगी, कॉन्सर्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग कर्नाटका का एक स्पेसिफिक हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नज़र आना है, मतलब जैसे आपने देखा होगा इतिहास में बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ के बारे में, मौर्यास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, विजयनगर एम्पायर सुना होगा, वो सब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो एक लिंक है वो कर्नाटका के साथ में लंबे समय से बनी हुई है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कर्नाटका को एक राज्य बनाने के लिए लंबे समय तक प्रोटेस्ट चले, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके लिए कर्नाटका एकीकरण मूवमेंट भी चलता है। और मूवमेंट चलने के बाद में लंबे समय बाद जो ये छोटे छोटे कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स थे, सबको साथ में लेकर आने के बाद में जो कर्नाटका है इसको बनाया गया। फिर बाद में नाम जो है वो भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि उस समय पर वो मैसूर था। फिर 1 नवंबर 1973 में नाम चेंज करके कर्नाटका कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो। वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है, किसको अवार्ड दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर यूपीएससी के अंदर में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस की। आगे आता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 इकॉनमी। दोस्तों आपको पता होगा जैसे ही यहाँ पर एक महीना खत्म होता है, पिछले महीने का डेटा हमारे पास में इकोनॉमिक डेटा वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है। फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग नवंबर में, तो आज एक नए महीने की शुरुआत है 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर में जैसे ही हम एंटर करें पुराना सितंबर महीने का, तो कहोगे अक्टूबर का आना चाहिए था, नहीं, अब एक महीने पीछे का डेटा आ रहा है। तो दोस्तों जैसे हम 1 नवंबर में एंटर करते हैं, सितंबर महीने में, यानी कि जो सितंबर का महीना हम पीछे छोड़ कर आए हैं, उस महीने के अंदर में हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितना रहा है। आपको पता होगा भारत के अंदर में टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 ये मेन इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, जिनका एक कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सितंबर के महीने में जो हमारी ये 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो ग्रोथ है ये थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया है, ये स्लिप हो चुका है टू 8.1%, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री यहाँ पे रिलीज़ हुआ, जिसमें बताया गया कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें से सबसे बड़ा लॉस देखने को मिला सितंबर के महीने में। ठीक है, जो हमारे कच्चे तेल वाली इंडस्ट्री है, जो क्रूड ऑयल वाला सेक्टर है, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन नज़र आया, यहाँ पर भी गिरावट नज़र आई है।
सीमेंट प्रोडक्शन अब की बार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सभी इंडस्ट्रीज़ फॉल नहीं करी हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेन इंडस्ट्रीज़ फॉल की हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार ये जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं कौन कौन सी। तो दोस्तों ये है वो हमारी 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़, जिसमें है कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनमें से सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है रिफाइनरी का। 28.04% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है रिफाइनरी इंडस्ट्री का। रिफाइनरी के बाद में जो सेकेंड इंडस्ट्री है वो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 19% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। स्टील के बाद में इलेक्ट्रिसिटी के बाद में स्टील हो गया, और स्टील के बाद में यहाँ पर कोल इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। तो ये हमारी मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। नवाबिन मेन कोर 8 इंडस्ट्रीज़ को लेकर कुछ बेसिक डेटा है, आपसे पूछा जा सकता है कोर सेक्टर्स के बारे में। तो 8 कोर सेक्टर्स, वो 8 कोर सेक्टर्स के सारे सारे के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाद में अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे तो इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को लेकर पूरा इंडेक्स रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग IIP दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो ये जो IIP है ये एक ऐसा इंडिकेटर है, इस इंडेक्स के ज़रिए हमको ये पता चलता है कि हमारे देश में जो ये 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर में किस प्रकार से बदलाव आया है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा है, कम हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पता चलती हुई नज़र आती हैं। नाउ ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसको कंपाइल और पब्लिश करने का काम कौन करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ हर महीने ही डेटा आता है। जैसा भी नवंबर में आए हम लोग, तो सितंबर के महीने का डेटा आ गया। तो मंथली डेटा आता है। ये मंथली डेटा कौन लेकर आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़े बड़े सेक्टर्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है। बाकी इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस, इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी लोग यहाँ पर इस डेटा का यूज़ करती हैं, क्योंकि इससे हमारे इकॉनमी का एक अनुमान लग जाता है कि इकॉनमी किस लेवल पर चल रही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बेसिस पर बड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए भी। भारत देश की जो जीडीपी है, ओवरऑल इकॉनमी है, उसको कैलकुलेट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई यहाँ पर IIP के बारे में। नाउ अब आता है यहाँ पे हमारे प्रश्न के ऊपर। यूपीएससी ने 2015 में एक प्रश्न पूछ लिया था कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का ये इंडेक्स है, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेट देखने को मिलता है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। कहोगे वो तो रिफाइनरी है। हाँ ठीक है, लेकिन रिफाइनरी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। रिफाइनरी के बाद दूसरी कौन सी थी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर वो बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिल जाता है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पहले आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज बहुत शानदार एडिटोरियल है यार, ये एडिटोरियल आपको पढ़ के मज़ा आएगा। इसको लेकर अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा, तो इन्फोसिस के फाउंडर हैं जिनका नाम है नारायण मूर्ति साहब। अब नारायण मूर्ति साहब ने यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे होंगे इनका फोटो, नारायण मूर्ति साहब ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने बोला 70 घंटे वर्क वीक, यानी एक पूरे सप्ताह में कम से कम जो 70 घंटा है वो यहाँ पे एक नौजवान को काम करना चाहिए। अगर इतना काम करते हैं तभी यहाँ पे थोड़ा सा हम और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो पाएगी। तो इसको लेकर एक डिबेट छिड़ गई यार प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सर्च भी करोगे आर्टिकल, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये बात सही भी कह रहे हो, काफ़ी लोगों ने इनको ट्रोल भी कर दिया। हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी ट्रोलिंग भी यहाँ पर इनकी की गई है। ये खबर में छा चुके हैं इस आर्टिकल की वजह से। तो यहाँ पे 2 अलग अलग राइटर हैं जिनका नाम है जैस्मिन निहालानी और दूसरे हैं विग्नेश। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा और मेंशन किया क्या वाकई में एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसके फ़ायदे क्या हैं। डिबेट में हम क्योंकि दोनों एस्पेक्ट लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल आपको पता है जब भी आप पढ़ो आप दोनों एस्पेक्ट लेकर पढ़ो, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों ही चीज़ें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक एक करके पहले इस सारी चीज़ समझेंगे और आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी उसके बाद हमारे फिर कुछ और एडिटोरियल्स भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज एडिटोरियल सेक्शन बेहतरीन आया है, कभी कभी आता है यार, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना, जब देखता हूँ यार आज पढ़ा काम का है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ यार बड़ा बेकार आ रहा है आर्टिकल, तब यार सोचता हूँ यार टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन आज मज़ेदार है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वाले पर्टिकुलर एडिटोरियल से। क्या बात की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। खबर ये निकल कर आई कि जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया कि भारत के नौजवान लोगों को कम से कम एक सप्ताह में 70 घंटे तो काम करना चाहिए, अगर हमें अपने देश की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो। इन्होंने यहाँ पर जोर दिया कि इंडिया को अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जर्मनी और जापान,
जर्मनी जापान के अंदर भी यहाँ पर इसी प्रकार से हालात आपको देखने को मिलेंगे। 70 घंटे एक सप्ताह में काम करने का मतलब है कम से कम, क्योंकि अब 70 घंटे एक सप्ताह में काम करने, एक सप्ताह में 7 दिन है, अब 7 दिन में एक दिन की छुट्टी लेते हैं, एक दिन की छुट्टी लेंगे तो बचे 6 दिन, तो 6 दिन के अंदर लगभग 12 घंटे के आसपास, 12 घंटे के आसपास यहाँ पे अगर हम काम कर लें तो बढ़िया रहेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अगर आप 7 दिन काम करोगे तो 12 घंटे को थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड कर सकते हो, बट 6 दिन में 12 घंटे काम करना है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब सॉरी, 12 घंटे रोज़ रोज़ यहाँ पर 6 दिन तक काम करोगे तो आपके हो गए 70 घंटे। 70 क्या, 2 बढ़ाई लो, 72 ही हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इसको लेकर ना सपोर्ट भी आया और क्रिटिसिज्म भी आया। लोगों ने ट्रोल भी किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया कि हाँ सही बात है, इतना तो करना चाहिए भाई, यूथ हैं, यूथ में एनर्जी होती है, कर सकते हैं। कुछ लोग हैं नहीं भाई, आजकल बीमारी कितनी फैल रही है, ये है वो है ना, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हो। तो ऐसा यहाँ पे बटे पड़ा है पूरा का पूरा इंटरनेट। अब समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। अब यहाँ पे हम पहले ये बेसिक चीज़ें जानेंगे कि आज के समय पर, यानी प्रेजेंट समय पर सिनेरियो क्या है। जो यंग इंडियन वर्कर्स, जो नौजवान लोग हैं, वो एवरेज कितना घंटा काम कर रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों 2019 का यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, टाइम यूज सर्वे। उस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो यंग इंडियंस, जो नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 29 के आसपास है, 15 से 29 के आसपास, ये हर दिन 7.2 आवर्स के आसपास काम कर रहे हैं। 7 घंटे 7.5 घंटे यहाँ पर डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे गाँव वाले एरियाज़ में अगर आप देख चाहते हो, ठीक है, तो ये रूरल एरियाज़ का ही डेटा है। और अर्बन एरियाज़ में, शहर में थोड़ा काम ज़्यादा है, शहर में लोग यहाँ पर 8.5 घंटे के आसपास काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे 8.5 घंटे के आसपास वर्क किया जा रहा है। ये बेसिकली एक एवरेज डेटा है। लेकिन जब आप इसको अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखोगे तो ये भी डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उत्तराखंड में अगर आप शहर वाले रीजन देखने को मिल जाएंगे, तो उत्तराखंड में जो यहाँ पर शहर वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो लगभग पर डे के हिसाब से 9.6 आवर काम कर रहे हैं, 9.5 घंटे के आसपास काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। जबकि यहाँ पर कुछ मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कह सकते हो मूर्ति साहब हैं, इनका जो मेन टारगेट है एक सप्ताह में, यानी 6 दिन में 70 घंटे काम करना, एक दिन में 12 घंटे काम करना, उस टारगेट से अभी भी पीछे है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे कह सकते हो वर्किंग आवर्स है, 9.6 आवर यहाँ पे काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यंग इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं जो मूर्ति साहब ने स्टेटमेंट दिया है ये उसके कंपैरिजन में भी कम है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग बढ़ चुके हैं। एक तरफ लोग फेवर में है कि भाई सही है, लंबे घंटे काम करना चाहिए यूथ को। अब वो लोग आर्ग्यूमेंट्स जो है अपना फेवर में क्यों दे रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। फेवर में आर्ग्यूमेंट पहला इसलिए दिया गया, और पहला ये दिया गया कि इससे क्या होगा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये यहाँ पर बढ़ेगा। इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन दोस्तों, काम करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और 2030 तक ये 68.9% के आसपास पहुँच जाएगी। हमारे पास में जो यंग पॉपुलेशन है, जो नौजवान लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, जिनकी उम्र लगभग यहाँ पर कह सकते हो 28 साल के आसपास है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान लोग हैं, इंडिया इसलिए यूथ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के पास में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हम लोग वर्क फोर्स में कोई भी कह सकते हो कि लापरवाही ना करके थोड़ा ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तो इंडिया को यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लेबर फोर्स की ज़रूरत है, और जहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स के पास में ताकत होनी चाहिए कि वो 70 घंटे काम कर सकें पर सप्ताह के हिसाब से। और ये जो भी सर्विस होनी चाहिए वो नेशन बिल्डिंग में होनी चाहिए, यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर आपको ये आर्गूमेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, डिसिप्लिन वर्क कल्चर बनेगा, ऐसा लोगों का कहना है। इंडिया का जो वर्क कल्चर है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो, हमारे जो एफर्ट्स इसको कम करने की बजाय हमें फोकस करना होगा कि जो अनप्रोडक्टिव काम है उसको हटा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बेफालतू में या मतलब कह सकते हो कि बिना फालतू की जगह पर एनर्जी मार रहे होते हैं। अब वो बिना फालतू की जगह पर एनर्जी मारोगे, कोई आउटपुट निकल कर आएगा नहीं। एनर्जी उधर लगाओ जहाँ पे आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो भाई। मोबाइल में एनर्जी लगा रहे हो, उसका कोई आउटपुट निकल कर आएगा नहीं आएगा, लास्ट में रिग्रेट जरूर मिलेगा, भाई आज मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन वही एनर्जी आप पढ़ने में लगा लेते, यार ये कहते आज मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, वो आपका आउटपुट निकल कर आया। मतलब मैंने आपको पढ़ाई से लिंक करके यहाँ पर इसके बारे में समझा दिया। तो इस प्रकार का कल्चर यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत है, बड़े बड़े टास्क रखने की ज़रूरत है, और बड़े बड़े टास्क हम यहाँ पर कम समय में कर पाएंगे अगर हमारा इस प्रकार से कल्चर बन जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे जो फेवर में पॉइंट बोला जा रहा है कि भाई हमें जर्मनी और जापान से लेसन लेने चाहिए। जर्मनी जापान में भी तो यही हो रहा है ना। जो एवरेज एनुअल वर्किंग आवर हैं, साल में जो यहाँ पर घंटे हैं काम करने के जर्मनी और जापान के अंदर में, ये वर्ल्ड वॉर के बाद में बढ़ गए। आज के समय पर एक साल में 2400 घंटे के आसपास यहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोग।
यानी एक दिन के अंदर में 9 घंटे 9.5 घंटे के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एक दिन एक वीक में नहीं है, ये 5 दिन के अंदर में, 5 दिन में 9 घंटे 9.5 घंटे काम कर रहे हैं। 2 दिन के हॉलीडेज़ रहते हैं, 2 दिन की छुट्टी रहती है। अगर वो छुट्टी ना हो तो यहाँ पर वर्क बढ़ जाता है, समझ गए। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमें भी अपनानी होगी। वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी काम के चक्कर में उनकी पॉपुलेशन भी घट गई है। और आज के समय पर वो जो कंट्रीज़ है वो बूढ़ी होती चली जा रही हैं। दोनों एस्पेक्ट हमको देख कर चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी के बेसिस पर हमें यहाँ पर एक कमिटमेंट लेना होगा। हमें भी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है हमने अपने कंट्री में बनाना होगा। फिर एक और यहाँ पर फेवर में बोला जा रहा है आर्गूमेंट, वो है इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। भारत का जो काम का, इंडिया का जो वर्क प्रोडक्टिविटी है, ये अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। हमारे पास में काम की प्रोडक्टिविटी को लेकर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें यहाँ पर इसमें इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को। और जब तक हम अपनी इस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव नहीं कर लेते, तब तक हम बाकी दूसरी एडवांस कंट्रीज़ के साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकते। और इसके लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की आदत डालने की ज़रूरत है, समझ गए। और फिर उसके बाद में एक और फेवर में आर्गूमेंट दिया गया है कि भाई इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा अपने स्किल डेवलपमेंट का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोला जा रहा है आपको 70 घंटे काम करना है 6 दिन में, तो 70 घंटे में से सारे घंटे बिल्कुल काम ही काम करना है, नहीं। उन 70 घंटों में से 40 घंटे आपके यहाँ पर जाएंगे अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, जहाँ से आप अर्निंग वगैरह कर रहे हो। बाकी अपना 30 आवर्स 30 घंटा आप निकाल सकते हो अपने पर्सनल स्किल को एनहेंस करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो एडिशनल घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बनाएगा और वो फिर आप आगे निकलते हुए नजर आओगे। आज के समय पर आपको ही पता है डिग्री से ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल, आपके पास में कितनी स्किल है, ठीक है। आप उस कंपनी को क्या ला कर दे सकते हो, कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। आपके पास में पोटेंशियल है तो आप एक बड़ा पैकेज लेने के लिए रेडी भी रहो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो एक बार में नहीं आती हैं दोस्तों। वो यहाँ पे हम रह रहे हैं, वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो कि प्रोग्रेस होता है। और जो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होता है वो गिरता भी है। स्लो प्रोग्रेस करो, नींव मजबूत करो, स्किल्स बनाओ। बहुत तेज़ी से यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करो। बट जो भी सीखो अच्छे से सीखो, मन लगा के सीखो, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब बात आ रही है 70 घंटे काम करने की, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, आप कैसे काम करोगे? 70 घंटे 6 दिन में नहीं कर पाओगे भाई। 12 घंटे की चीज़ को लेकर बैठना है, नहीं कर पाओगे। आपका इंटरेस्ट, आपको मज़ा आ रहा है तो आप बैठ सकते हो 12, क्या आप 15 घंटे बैठ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसके फेवर में अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं तो इससे भी ज़्यादा शायद काम कर रहा हूँगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी सोने को बहुत कम मिलता है। हाँ दोस्तों, इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं हेल्थ के ऊपर, डेफिनेटली बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। आपने सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट चीज़ें फिर धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं, हैबिट बन जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फिर वैसा ही पूरा शेड्यूल बन जाता है। खैर, ऐसा आपने नहीं करना है। आपने जैसा अपना शेड्यूल है, ठीक है, उसको यहाँ पर पूरी तरह से अपनाना है। मतलब एक अच्छी नींद लेनी भी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल काम ही काम करना है। ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी बनता है। लोग कहते हैं कि बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करना है। बड़े सैक्रिफाइस में नींद बड़ी सैक्रिफाइस नहीं होती है। वो नींद यहाँ पर आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेगी, है ना। बड़े सैक्रिफाइस में नींद बहुत कम लेना नहीं होता है, समझ गए। सैक्रिफाइस करो, लेकिन यहाँ पे आप अपने मोबाइल को सैक्रिफाइस कर दो, सबसे बड़ी बात है ना। नींद को सैक्रिफाइस मत करो। मोबाइल में जो टाइम वेस्ट करो, उतनी देर में यहाँ पे नींद ले लो, पूरा हो जाएगा जो यहाँ पे आपका बैकलॉग चल रहा है पीछे का। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। खैर, टॉपिक से भटक रहे हैं, अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। अब बात की जाती है यहाँ पर इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट की, ठीक है। लोग जो फेवर में थे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब लोग इसके जो अगेंस्ट में हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। उनका कहना यहाँ पर यह है, अगर लंबे घंटे तक काम करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये सही बात है भाई। पढ़ाई आप लग कर बैठ के कर सकते हो, 1 घंटे बाद दिमाग बोलने लगा चल उठ और घूमने चल, और फिर उसके बाद में जब घूमने जाओगे उसके बाद शाम हो जाएगी, आके सो जाओगे। ऐसा होता है। तो लगातार काम करने से हमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। रिसर्च ने कंसिस्टेंट के साथ में, मतलब जो रिसर्चेस उन्होंने यहाँ पर हमें ये दिखाया है कि अगर आपने प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करना है तो बीच में ब्रेक्स लेने ज़रूरी हैं, दिमाग को थोड़ा एंटरटेन करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करते रहोगे, सपोज सप्ताह में लगातार काम कर रहे हो, 50 घंटे काम करने के बाद में आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कम। बॉडी है, मशीन नहीं है। फिर उसके बाद में 55 घंटे बाद आप कह सकते हो कि और ज़्यादा यहाँ पर बॉडी डाउन हो जाएगी, तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर अपने सप्ताह में एक भी दिन का ऑफ नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं
ये आपके ओवरऑल हेल्थ को भी, आपके आउटपुट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो पूरे सप्ताह में एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए। हम नहीं ले रहे हैं वैसे लेकिन लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो कि इसके अगेंस्ट में है। बाकी जर्मनी और जापान, इन सब ने मिलकर अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है काम के घंटे को कम करके, यानी कि वर्किंग आवर्स जो होते हैं यहाँ पे इन्होंने थोड़े थोड़े कम करे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। ये सही बात है दोस्तों। बात यहाँ पर यह है कि आप 4 घंटे पढ़ लो। मैं बार बार पढ़ाई से लिंक कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बार बार दोस्तों यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पे आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका दिमाग किताब में नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो क्या वो 4 घंटे पढ़ने जायज़ है? नहीं है। लेकिन आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में सेट है, आगे तक हेल्प करेगा। कहाँ पे आपने कम काम किया लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव रही, आपको आउटपुट अच्छा मिला। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है जो कि विदेशों में है। इसको यहाँ पे हमें सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इसका एक अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट आ रहा है वो है इम्बैलेंस इन वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर भाई लंबे समय तक काम कर रहे हो, लंबे घंटों तक, 12 घंटे भाई ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, तो इससे जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा कम, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारी ज़िंदगी है वो यहाँ पे हो जाएगी डिसबैलेंस। कब खाली टाइम मिलेगा, कब स्पोर्ट्स खेलेंगे, कब फैमिली के साथ में यहाँ पर टाइम बिताएंगे, कब घूमने जाएंगे, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट होने लगती हैं। और जैसे जैसे काम करते रहेंगे हमारे फिजिकल और मेंटल फटीग होने लगेगा, थकान होने लगेगी। फैमिली से कोई इतना कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, भाई काम करके आए सीधा घर पे जाके खाना खा के सो गए, काम खत्म। तो ये कोई जो मतलब कॉन्टेक्शन है, जो रिलेशंस है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से डिसरप्ट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तीसरा, हेल्थ इंप्लीकेशंस। सिंपल सी बात है भाई, 12 घंटे काम कर रहे हो, सोने का टाइम कब दोगे? इंसान बाकी काम कब करेगा? तो इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, प्लस फिर कम नींद होगी तो इससे हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वो होने के चांसेस हैं। मोटापा होने के चांसेस है। एक तो यहाँ पे काम भी बहुत कर रहे हो, ऊपर से खाना फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है। और जो टाइम है खाना खाने का वो सब इरेगुलर हो चुका है, कभी यहाँ पर मन किया तो खा लिया, कभी नहीं किया, तो इससे भी यहाँ पर हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमको देखने को मिलेंगे, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा। जब ये सारी चीज़ों से आप गुजरोगे ना, तो एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी यहाँ पर बहुत फेस करने को मिलता है। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ, कभी कभी इतना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है तो भी मैं यहाँ पे आराम से इतना काम कर लेता हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिमाग चकरा जाता है यार। ऐसा होता है, वो कभी कभी के लिए होता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, बिल्कुल अगर हम रेगुलर बेसिस पर ऐसे चलेंगे तो हमारे हेल्थ के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद में लोगों का कहना यह है, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन वर्किंग मैन। भाई यहाँ पर आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा घंटे काम करवा रहे हो। बच्चे की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन करेगा? उसके मदर के ऊपर डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मदर काम कर रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बुरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा लंबे तक समय तक काम करने के लिए जो वेमेन होंगी, वेमेन को थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाना है, क्योंकि उनको फैमिली की भी केयर भी करनी है, घर का काम भी करना है, प्लस वो वर्क भी कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर महिलाओं के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि हम काम और अपनी ज़िंदगी, वर्क और लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पर वे फॉरवर्ड राइटर ने दिया है कि भाई इसके आर्ग्यूमेंट और फेवर में क्या क्या चल रहा है वो आपको बता दिया गया। बाकी आप अपने काम में और अपनी लाइफ के बीच में कैसे एक बैलेंस बनाकर चल सकते हो, ठीक है। तो वो बैलेंस बनाने के लिए पहला क्या काम करना पड़ेगा? एनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी। भाई इतनी सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, इसके माध्यम से आप अपने काम को थोड़ा स्मूथ बना सकते हो, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप नई नई स्किल्स को सीखो, एडवांस टूल्स, इन सब चीज़ों को सीखो और उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सको। दूसरा यहाँ पे जो हमें काम करना होगा वो है फोकस ऑन आउटपुट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा अपने वर्क प्लेस पर। अब ऐसा तो यहाँ पे बोलते हैं हमारे इन्फोसिस के ये फाउंडर, बट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की अपने वर्क प्लेस पर ज़रूरत नहीं है। आप काम को अगर प्रोडक्टिविटी के साथ में करोगे, टाइम के साथ में अपना आपने डिसिप्लिन बना रखा है प्रॉपर, उसके वे में चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ज़िंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाना, ठीक है। तो आपने फोकस करना है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, नॉट वर्किंग आवर। ऐसा नहीं लंबे समय तक लंबे घंटे तक काम करना, नहीं। आपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना, आप कितना क्वालिटी वाला काम कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। देन उसके बाद में एक आता है प्रोमोट ग्रोथ एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ये भी यहाँ पर हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है। हम अपने नौजवान को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है,
ये हमें काम करना होगा। देखो सबसे पहली चीज़ होता क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हमारे अलग अलग कंपनियां हैं, उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, अपने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना ज़रूरी है। कई बार उतना काम करवा लेते हैं उनसे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता उन कंपनी के माध्यम से, तो वो सोचते हैं यार और ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में आ जाते हैं। और थोड़ा सा सेल्फ केयर भी ज़रूरत है भाई। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि अब अपने आप को रिलैक्स कर सको, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपनी हॉबी लेकर चलो, ठीक है। 7 से 8 घंटे की यहाँ पर एक क्वालिटी वाली स्लीप को लेकर चलो, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा, आप रेस्ट लोगे, अच्छा रिकवर कर पाओगे, और रिकवर कर पाओगे तो बढ़िया से यहाँ पर आगे भी आप काम कर पाओगे। तो ये यहाँ पर हो गई बात। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम से कई सारी स्कीम्स हैं जो उसकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर में यहाँ पर फोकस करती है। जब सरकारी स्कीम्स को देखते हो तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार के कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर उठाए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। आप मुझे बता सकते हो आप यहाँ पे इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, क्या इतने घंटे काम करना सही है या गलत है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आपने एक आज का मेंस का क्वेश्चन लिखना भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक बात मैं एक लाइन ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने दोनों विचार कर लिया ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जो परिस्थिति होती है, जो हमारी कंडीशन होती हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती हैं कि 70 या 80 घंटे भी काम करने पड़ जाते हैं। कभी कभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। बाकी आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट ये बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड फॉर एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स एज एज मीन्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। आपने यहाँ पर बताना है कि आखिरकार हमें ज़्यादा वर्किंग आवर्स की ज़रूरत क्यों है, मतलब कि ज़्यादा घंटे काम करवाने की ज़रूरत, मतलब अगर हम ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इससे हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंप्रूव होगा। आप इस पर क्या सोचते हो, आपने यहाँ पर ये बताना है। क्या ज़्यादा घंटे काम करवाने से ऐसा हो सकता है? एक बार हिंदी में रेड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से समझ कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो भारत में उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के साधन के रूप में विस्तारित कामकाजी घंटों की आवश्यकता की आलोचनात्मक जांच करें। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल यहाँ पर पीडीटी आकरी साहब ने लिखा है, जो कि एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, रह चुके हैं लोकसभा के। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है। ये आप देख पाओगे एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, क्या है यहाँ पर इनका कहना। पहली बात हमें यह समझना होगा कि आखिरकार इस एडिटोरियल को लिखा क्यों गया है, क्यों यहाँ पर यह न्यूज़ में है। तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी का प्रोसीडिंग्स है दोस्तों, ये अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वेस्ट बंगाल से, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा, इनके खिलाफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा जो महुआ मोइत्रा है ये पिछले कुछ समय पर काफ़ी चर्चा में रही हैं। इन्हीं की वजह से आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको एथिक्स कमेटी के बारे में पढ़ाया है कि एथिक्स कमेटी क्या होती है, ठीक है। एथिक्स कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसका मेन काम है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स हैं वो अगर गलत काम करते हैं, उनका मिसकंडक्ट होता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम इस एथिक्स कमेटी का होता है। तो लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अभी यहाँ पर महुआ मोइत्रा को बुलाया। महुआ मोइत्रा का क्या केस हो गया मैं आपको ये बताता हूँ। केस यहाँ पर यह है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, खासकर यहाँ पर एक बीजेपी पार्टी के एमपी हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे। उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर दी है इनके खिलाफ में। कंप्लेंट ये है कि इन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन से काफ़ी सारा पैसा लिया और वो पैसा लेने के बाद में दूसरे बिजनेसमैन को मतलब कि कह सकते हो कि सरकार से काफ़ी सारी क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम हीरानंदानी है, हीरानंदानी का नाम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हीरानंदानी से बहुत पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में यहाँ पर इन्होंने ये सवाल जवाब पूछे हैं, सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में। कहोगे सवाल करने गलत हैं क्या? नहीं, गलत नहीं है, क्वेश्चन आवर इसलिए होता है भी आप सवाल कर सकते हो, लेकिन पैसे लेकर ताकि इसी बिजनेसमैन को फ़ायदा हो सके, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर पैसे लेने के बाद ये क्वेश्चन पूछना, ये मिसकंडक्ट है, ये गलत है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
तो ये इल्ज़ाम यहाँ पर इनके ऊपर लगा, जिसकी वजह से जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी को ये पूरा केस सौंप दिया गया। अब एथिक्स कमेटी पूरे के पूरे केस को एग्जामिन कर रही है। एथिक्स कमेटी ने यहाँ पर इनको बुलाया भी, इनवाइट भी किया है, चलो भैया आओ, यहाँ पे आपसे पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ एविडेंस, कुछ ठोस सबूत इनके खिलाफ मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको इनकी जो सदस्यता है वो यहाँ पर छीनी भी जा सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात आता ही है कुछ आगे डेटा की, एक्सपल्शन और इंस्टेंसेस। यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये ना क्लैरिफाई होना चाहिए इस पॉइंट पर कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पैसे लेता है पार्लियामेंट के अंदर में क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो यहाँ पर किस चीज़ को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। और ये पहली बात, यहाँ पर वो थोड़ा मुजरिम साबित होगा। क्यों मुजरिम? इसलिए साबित होगा क्योंकि यहाँ पर उसने दूसरे बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं। उस बिजनेसमैन ने पैसे दिए कि भाई यहाँ पर ये सवाल पूछना पार्लियामेंट के अंदर में, जिससे न्यूज़ बनेगी, ये सब होगा, मुझे फ़ायदा होगा। तो ऐसे यहाँ पर कुछ देखने को मिला इस बार भी। तो जो कंप्लेंट्स है दोस्तों, इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं, ये कंप्लेंट्स राइटर बोलते हैं कि एथिक्स कमेटी के पास नहीं जानी चाहिए थी। तो किसके पास जानी चाहिए थी? इसके लिए पार्लियामेंट में अलग कमेटी है जिसका नाम है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला सौंप देना चाहिए था, ताकि कमेटी ऑफ प्रिविलेज अपनी साइड से इन्वेस्टिगेशन करता और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कुछ रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता और रिकमेंडेशन देता कि भाई इस एमपी के खिलाफ क्या करना है जिसने क्वेश्चन पूछा था। समझ गए? तो राइटर का कहना यहाँ पर यही है कि एथिक्स कमेटी का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी एथिक्स कमेटी को केस सौंप दिया गया। ये केस जाना चाहिए था कमिटीज़ ऑफ प्रिविलेजेस के पास में। फिर यहाँ पर इन्होंने ये बोला, ये जो केस है, अगर मान लो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर इस प्रकार के सवाल पूछे, तो हो सकता है यहाँ पर इनकी सदस्यता छीनी जा सके, इनको हाउस से निकाला जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, पहले भी हुए हैं, जहाँ पर इस प्रकार का मिसकंडक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की साइड से देखा गया है और उस मिसकंडक्ट की वजह से उनको उनकी सदस्यता से हटना पड़ा है, उनकी मेंबरशिप छोड़ी गई है, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पे राइटर ने दिया है वो है 1951 का एच.जी. मुदगल केस। तो पहला जो 1951 का एच.जी. मुदगल केस, सॉरी 1951 में हुआ क्या था? एच.जी. मुदगल जो थे ना, ये पार्लियामेंट के एक एमपी थे, ठीक है, हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन यहाँ पर ये मुजरिम साबित हुए। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे और वो बिजनेस इनको पीछे से पैसे दे रहा था, है ना। उस बिजनेस के फेवर में क्वेश्चंस पूछ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन बिजनेस उसको पीछे सपोर्ट भी कर रहा था और ये पकड़े गए। अब जैसे ही पकड़े गए, इनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल कमेटी बैठी जाती है और उस स्पेशल कमेटी ने यहाँ पर इनके कंडक्ट को डेरोगेटरी माना कि भाई ये हमारा कहीं ना कहीं ये एक गलत काम है, ये मिसकंडक्ट है, और पार्लियामेंट ने इनकी जो मेंबरशिप है उसको हटा दिया। और मेंबरशिप हटाने से पहले यहाँ पर ही रिज़ाइन कर गए, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो एक केस यहाँ पर ये भी हुआ, ऐसा भी यहाँ पर केस हमको देखने को मिला। फिर ऐसा ही एक और केस 2005 में हुआ। 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया प्राइवेट चैनल के थ्रू, और प्राइवेट चैनल ने यह दिखाया कि लोकसभा के 10 मेंबर्स, कितने 10 सदस्य मनी वगैरह यानी जो पैसा वगैरह है वो यहाँ पर ले रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में सवाल पूछने के लिए, और जिससे पैसे ले रहे हैं उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो अगेन फिर से यहाँ पर स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया गया और स्पेशल कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इन 10 के 10 लोगों को मुजरिम साबित कर दिया। प्रूव हो गया कि यहाँ पर हाँ इन्होंने ये गलती की है, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और फिर उसके बाद में इनकी भी जो सदस्यता है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई और पूरे हाउस ने यहाँ पर इनके एक्सपल्शन को एक्सेप्ट भी किया। फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जितने भी एमपीज़ यहाँ पर हटाए गए हैं उनको लेकर प्रॉपर कंप्लेंट्स वगैरह, ये कंप्लेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट की गई हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये जो कंप्लेंट्स गई हैं इतिहास में, या तो ये हमारी स्पेशल कमेटी के पास गई हैं या प्रिविलेज कमेटी के पास गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चनिंग वाली कंप्लेंट स्पेशल कमेटी या प्रिविलेज कमेटी को ही देनी चाहिए थी। ये कमेटी जो अभी एथिक्स कमेटी चर्चा में, ये गलत तरीके से है। ये महुआ मोइत्रा का केस एथिक्स कमेटी को नहीं देना चाहिए था, ये राइटर का कहना है। क्योंकि इतिहास देखोगे तो प्रिविलेज कमेटी और स्पेशल कमेटी का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे हमको नज़र आता है, लेकिन एथिक्स कमेटी को केस सौंप देना ये गलत है। समझ गए? और ये पार्लियामेंट का जो काम हो रहा है उसके खिलाफ भी जा रहा है। एथिक्स कमेटी जो लोकसभा की एक नई कमेटी है जिसको 2000 में सेटअप किया गया था, सन 2000 के अंदर में। इसका मेन काम है कुछ अनएथिकल कंडक्ट को, जो गलत काम है उसको लेकर अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको लेकर एक्शन लेने का ये काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों पता है एथिक्स कमेटी में एक दिक्कत है, राइटर बोलते हैं एथिक्स कमेटी में दिक्कत यह है कि भाई ये तो सीधा ये बोल देता है
कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका अनएथिकल कंडक्ट है, गलत काम किया है उसने, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस अनएथिकल कंडक्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पर। भाई क्या किस किस चीज़ को आप अनएथिकल कंडक्ट में रखोगे? ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो राइटर बोलते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कमेटी के ऊपर आप अगर छोड़ देते हो, कमेटी यहाँ पर इस केस को देखती है, तो यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि अनएथिकल में हम क्या जोड़ें, क्या अनएथिकल है क्या नहीं है। एक प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए थी ना यहाँ पर, बट वो डेफिनेशन है नहीं। ऐसे यहाँ पर केस देखने को मिलेंगे। मान लो ऐसे कई सारे केसेस निकल कर आए इतिहास में, जहाँ पर गलत काम किए उनको यहाँ पर अनएथिकल दे दिया, मतलब अनएथिकल कंडक्ट बोल दिया। वो अनएथिकल कंडक्ट थे नहीं। भाई कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि आपके पास में कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। अब उसके बाद में राइटर बोलते हैं ऐसे कई केसेस हुए। एक केस हुआ, एक इंस्टांट में तो ये हुआ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो अपनी क्लोज अपने साथ की एक फीमेल कंपेनियन, एक महिला साथी को अपने साथ में पार्लियामेंट्री टूर पे ले गए। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उस लड़की को, उस महिला को अपने वाइफ की तरह दिखा रहे थे। वो वाइफ नहीं थी, बस वो वाइफ की तरह दिखा रहे थे, पार्लियामेंट्री टूर पर ले गए। अब वो कमेटी ने यहाँ पर पकड़ लिया इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को, और यहाँ पर इसको मुजरिम साबित किया कि भाई ये गलत है। आप दूसरी वाइफ को, दूसरी औरत को लेकर आए और यहाँ पे बता रहे हो आपकी वाइफ है, और उसको पार्लियामेंट्री टूर पर लेकर आए, तो यहाँ पे वो एमपी गिल्टी साबित हुआ। गलत यहाँ पे अनएथिकल कंडक्ट में आया और उसको सस्पेंड कर दिया गया उसके आने वाले जो 30 सिटिंग्स यहाँ उसकी उसमें से। ठीक है, तो आप ये देख पाओगे। ऐसे कुछ और केसेस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे दोस्तों कुछ और केसेस में भी मिसकंडक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मिसकंडक्ट हम क्या क्या देखें, मिसकंडक्ट में क्या क्या लें क्या ना लें, ये भी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक और एमपी का एक केस यहाँ पे राइटर ने दिया है। उन्होंने अपनी जो कार पार्किंग लेबल होती है, कार पार्किंग की जो लेबल होती है ना, उसका मिसयूज़ किया। पार्लियामेंट की साइड से कार पार्किंग की लेबल मिलती है एक एमपी को, उसका मिसयूज़ किया इन्होंने। और ये केस गया एथिक्स कमेटी के पास में। एथिक्स कमेटी ने एग्जामिनेशन करने के बाद में, इसकी तहकीकात करने के बाद में, यहाँ पर कह सकते हो इस केस को देखा, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने माफ़ी वगैरह मांग ली, काम ख़त्म। बताओ। फिर एक दूसरा केस यहाँ पे निकल रहा है। वो केस में यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदेश चले गए फॉरेन टूर पर। ठीक है, एक वेमेन, एक महिला और एक बच्चे को लेकर। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक महिला और एक बच्चे को जो लेकर गए थे ना, उस महिला और बच्चे को अपनी वाइफ और अपने बेटे के पासपोर्ट के ऊपर लेकर गए थे, है ना। अपनी वाइफ और अपने बेटे का पासपोर्ट यूज़ करवाया और उसके बेसिस पर लेकर चले गए। तो ये जो केस था एक सीरियस केस था, ये एक बिल्कुल ही गलत है। और ये केस कहीं ना कहीं पासपोर्ट का जो एक्ट है हमारा, उसका वॉयलेशन कर रहा है। और ये केस तो किसी कमेटी के पास जाना ही नहीं चाहिए। ये केस सीधा रेफर किया गया एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी को, और उस कमेटी के तहत यहाँ पर वो जो पर्सन है वो यहाँ पर मुजरिम साबित हुआ। ठीक है, और उसको यहाँ पे उसकी सदस्यता छीनी गई। तो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा सीरियस केस होगा, उसमें सीरियस मिसकंडक्ट को डील करने के लिए जो कमिटीज़ हैं हमारी, वो एथिकल कमेटी नहीं है। एथिक्स कमेटी ने हमेशा से छोटे मोटे मुद्दे देखे हैं, मामले वाले सॉफ्ट मुद्दे। जो बड़े मुद्दे आए हैं वो हमेशा से जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है या स्पेशल कमेटी है उसके पास में जाते हैं, कभी एथिक्स कमेटी के पास में नहीं जाते हैं। और मोहित्रा जी के केस में भी यहाँ पर यह हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लेंट प्रूव हो जाती है तो एथिक्स कमेटी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, एथिक्स कमेटी से डील नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है, एक ऑफेंस है ये ब्राइब यानी ये आप कह सकते हो कि घूसखोरी करना, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और इस ऑफेंस को प्रॉपरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, भारत सरकार की। तो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ हैं, इनको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नहीं घुसना चाहिए। उनका काम अलग है और आपका काम अलग है। बट यहाँ पे क्या होता है, वो एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी में यहाँ पर कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनको भी कोई ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज है नहीं, है ना, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाते। पहले तो वो सारी चीज़ें मांगेगी कमेटी, सारी चीज़ें पूरे एविडेंस को देखने के बाद में यहाँ पर वो पूरा डिसीजन लेगी। तो पार्लियामेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो हमारे जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग होता है। जो जुडिशल वाला इन्वेस्टिगेशन होता है ना दोस्तों, ये अलग ट्रेंड पर्सन्स करते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग जिनको मिल चुकी है वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं जो एक्सपर्ट हैं भी नहीं, बस खाली यहाँ पर उनको पावर दी गई है कि हाँ वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, पनिश कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिनेरियो हमें चेंज करना पड़ेगा। जो मेथड्स आज फॉलो हो रहा है पार्लियामेंट में इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ये गलत है। जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो आप उसको एथिक्स कमेटी से इन्वेस्टिगेट नहीं करवा सकते। कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो यहाँ पर उसको भारत सरकार की जो क्रिमिनल
एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अलग अलग एजेंसियां बनाई हैं, वो यहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट करें ना भाई, वो काम तो उनका है ना, ये यहाँ पर राइटर ने बोला। तो ये जो मेथड्स एग्जामिनेशन का, इसके ऊपर हमें एक सोच विचार करने की ज़रूरत है, और वो सोच विचार करने के बाद में हमें इसमें एक सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुद्दा, ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर ऐसी चलती रही तो यहाँ पे सही से जो जस्टिस है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि पूरा का पूरा जो मैटर है वो है क्या, राइटर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ एथिक्स कमेटी के बारे में, है ना, लोकसभा और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। पार्लियामेंट की जो यहाँ पर ये एथिक्स कमेटी है, ये कैसे बनी थी, ये अक्टूबर 1996 में बनी थी। ठीक है, सॉरी गलत बता दिया मैंने। जो ये एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट के अंदर में अडॉप्ट की गई थी दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में, तब अडॉप्ट की गई थी 1996 में। बाकी जब इसको पूरी तरह से बनाया गया, लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी बनाई गई थी वो सन 2000 में बनाई गई थी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में यहाँ पे 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और वो उन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है हमारा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, और जो 15 मेंबर्स होते हैं, इनका जो टर्म होता है, इनका जो टेन्योर होता है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। जबकि राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी आपको देखने को मिलती है, इसको बनाया गया था 1997 में। इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। इन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, और इनका भी यहाँ पर जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मेन काम क्या है कि भाई जो मेंबर्स गलत काम कर रहे हैं, मिसकंडक्ट हो रहा है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करना। बट मिसकंडक्ट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आधी अधूरी है या छोड़ दी गई है, उसी को लेकर राइटर ने थोड़ा सा जोर दिया। मज़ा आया, बढ़िया तरीके से समझ में आया। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी का जो क्वेश्चन था 2020 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। जो कावेरी नदी का बेसिन है, उस बेसिन में इन चारों प्रोटेक्टेड एरियाज में से कौन कौन से एरियाज यहाँ पर स्थित हैं। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 1, 3 एंड 4 यानी कि 1, 3 और ये 4 हो गया। नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज जो दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, ये तीनों के तीनों एरियाज हमारे कावेरी बेसिन में स्थित हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।